हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। ठीक है, यानी कि जो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f के। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली थी। अब ये वाली चीज़ आपने क्वेश्चन मार्क 10th क्लास में तो नहीं किया था कि ये फॉर्मूला कैसे होता है, इसको ड्राइव करो। यहाँ हम ड्राइव करेंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, इसको ड्राइव करके बताएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर। अब कॉनकेव मिरर के अंदर ही दो तरीके की इमेज बनती है, आप लोगों को याद होगा, रियल इमेज बनती थी और वर्चुअल इमेज बनती थी। तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे कि मिरर फॉर्मूला सेम निकलेगा कि अलग अलग निकलेगा। वैसे तो आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर का जो मिरर फॉर्मूला था वो सेम ही था, किस किस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। कॉनकेव मिरर के अंदर चाहे वर्चुअल इमेज बने तो भी वही फॉर्मूला था, कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बने तो भी वही फॉर्मूला था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बने तो भी वही फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ हम ड्राइव करके दिखा देंगे अलग अलग कि भैया कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज है तो भी यही फॉर्मूला है, कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज है तो भी यही फॉर्मूला है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही फॉर्मूला है। तो ड्राइव कर देंगे। क्लियर है क्या करने वाले हैं? अब बात आती है किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करने के लिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर कर्वेचर के पीछे रखा गया है और उसकी इमेज बनाई गई है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको इस डायग्राम में कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर इस डायग्राम में भी डाउट है तो भाई तुम्हारी इसमें मतलब 10th थोड़ी सी कमजोर रही है, क्योंकि ये चीज़ें 10th में बहुत अच्छे से डिस्कस की गई थी कि सेंटर कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। लेकिन फिर भी अगर रिमाइंड करना हो तो रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इस डायग्राम को बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने मान लिया ये मेरा फोकस पॉइंट है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है। तो हमारा रूल क्या कहता था, 10th वाली चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ये ऑब्जेक्ट है किसके पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो रूल क्या कहता था कि आप किसी भी पॉइंट की अगर इमेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम आपको 2 रे चाहिए, और आपको जो 2 रे हैं वो रिफ्लेक्ट होने का जहाँ भी मीट करेंगी या ऐसा लगेगा कि मीट कर सकती है वहाँ आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ 2 सवाल आते हैं कि हम 2 रे कौन सी लें और हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए। तो पिछली वाली वीडियो में आपको याद हो तो मैंने वहाँ बताया था कि रे ऑफ लाइट का पाथ कैसे चूज करते हैं, क्योंकि भैया लाखों करोड़ों रे गिरेंगे इसके ऊपर तो कहाँ कहाँ तक याद रखेंगे कि कितने एंगल पर रे ऑफ लाइट पड़ी है, कितने एंगल से जाएगी, इतना तो पॉसिबल है नहीं याद रखना। इसीलिए कुछ रूल्स आपको बता दिए गए थे कि आप इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ इतने रूल्स याद कर लो, बहुत है, सफिशिएंट। क्लियर है? तो लास्ट वीडियो में अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका था। तो हमने एक बोला था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, अगर रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है किसी पॉइंट से तो कहाँ से जाएगी, तो हमने पढ़ा था कि भाई रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। हमारा रूल क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 रे निकालनी पड़ेंगी। तो एक रे पैरेलल निकाली, फोकस से निकल गया। दूसरी रे कहाँ से निकाला है, तो हमने तो ये 4 रूल पढ़े थे, तो कोई भी यूज कर लो। एक रूल हमने पढ़ा था, याद करो, कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो जब ये रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाती है पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल। फिर हमारा रूल क्या कहता था कि अगर किसी भी पॉइंट की इमेज चाहिए तो उस पॉइंट से कम 2 रे निकालो, और उनकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों रेज की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जहां भी मीट करेंगी वहां उसी की इमेज बनेगी जिस ऑब्जेक्ट के पॉइंट से वो निकली हैं। अगर ये ए पॉइंट से निकली हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे मीट की हैं तो यहाँ इमेज भी ए की बनेगी, और हमारी बी की इमेज क्या बनती थी, जस्ट इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे, याद होगा। तो ए डैश बी डैश, ठीक है, कोई भी नाम दे लो, ए बी दे लो, ए डैश बी डैश दे लो। ए डैश बी डैश इसलिए दे रहे हैं कि ए और बी ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ भी ए बी रखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो इसलिए नाम देते हैं ए डैश बी डैश। यानी ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश बनी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है यानी सीधा खड़ा है, पर इमेज में एरो नीचे की तरफ है क्योंकि ए डैश तो नीचे है, तो यानी यहाँ से पता चलता है इमेज इन्वर्टेड बनी है। और आप लोगों को याद भी होगा जब भी लेफ्ट में बनती थी इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। देखो वही डायग्राम यहाँ बना हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस निकल जाती है, तो इस पॉइंट पे मीट कर गई, तो इस पॉइंट पर
जो इमेज बनी वो किसकी बनी, ए बी की बनी। हालांकि यहाँ पर हमने 3 रे ले ली है, इस डायग्राम में कितनी रे ले ली है, वैसे तो 2 रे से काम हो गया था, पर यहाँ तीसरी रे भी ले ली है। कौन सी वाली रे ली है तीसरी, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है। एक्स्ट्रा क्यों ली है मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो भाई, इमेज बनाने के लिए तो कम से कम 2 ही रे चाहिए, पर हमें तो ड्राइव करना है मिरर फॉर्मूला, इसीलिए 3 रे ले रहे हैं। क्लियर है, इमेज बनाने के लिए 3 रे नहीं चाहिए, इमेज बनाने के लिए तो 2 ही रे बहुत है, लेकिन मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें तीसरी रे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ड्राइव करना है। तो तीसरी रे कहाँ से निकाली, उसे मैं इधर रेड से बना दे रहा हूँ ताकि वो अलग से पता रहे। ये निकली हमारी पोल पे। हमारा रूल क्या कहता है कि जितना इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस या नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उतने एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको भी कहाँ से निकलना होगा, यहाँ से। क्लियर है, तो तीसरी बना ली। जो ये डायग्राम मैंने आपको समझाया है, यही डायग्राम ये बना हुआ है। आई होप अब आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ रहा होगा। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश आपकी इमेज है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ आपका फोकस है। एफ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस सेंटर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ए से लेके जो ए बी है यानी कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होता था, याद करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोट करते थे यू से, तो देखो इसीलिए क्या लिख दिया यू, क्या है ये यू, यहाँ से यहाँ तक। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे, वी से। इमेज आपकी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। क्लियर है, अब ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ गया होगा। आगे स्टार्ट करें। हमें क्या करना है, हमको ड्राइव करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f के। 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f के। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि अ रे AM फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू फोकस F। यानी जो डायग्राम में बनाया है, जो डायग्राम में किया है, उसको लिख के बता रहे हैं। पहला पॉइंट का मतलब है कि ये बोल रहा है एक रे AM, A से लेके M तक, जो ये रे AM है वो मिरर पे पड़ती है, और मिरर पर AM रे पड़ने के बाद फोकस से निकल जाती है। एक लाइन को इस वाले डायग्राम में ये समझाया है, तो ये वाली चीज में लिख दी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है अनदर रे AP, another ray AP incident on the pole P of the mirror and is reflected along PA dash। यानी एक और रे, जो A ऑब्जेक्ट है उससे एक रे तो निकली थी AM, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से गई। उसी पॉइंट से एक और रे निकली है AP, जो कि इंक्लाइन कर रही है पोल पर, किसी एंगल पर। कितने एंगल पर, APB एंगल बता दिया। अब देखो ये भी लाइन को डायग्राम में समझते हैं। AP, A से लेके P, ये वाली लाइन A से लेके P तक एक लाइन है जो कि इंसिडेंट की मिरर पे। अब इंसिडेंट जब मिरर पे की तो रिफ्लेक्ट हो गई किधर, PA डैश की तरफ। किसकी तरफ, PA डैश की तरफ। क्लियर है, तो यहाँ जो एंगल बना APB डैश और एक A डैश PB डैश, ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, तो एंगल इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एक रे निकली AM उसको भी लिख दिया, दूसरी रे निकली AP उसको भी लिख दिया। तो समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसको आप नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। जो जो मैं लाइन बोलता जा रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं लिख के भी लाता हूँ अपने नोट्स में, ठीक है। तो पहले AM रे निकली थी तो मैंने वहाँ लिख दिया कि एक रे AM निकली, फिर एक रे AP निकली है, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टू रिफ्लेक्टेड रे मीट एट पॉइंट A डैश, थस A डैश इज द रियल इमेज ऑफ A। ठीक है, सही बात है, वहाँ पे उसकी रियल इमेज बन गई। और यहाँ इन्होंने साथ में बता दिया कि APB इक्वल होगा B डैश P A डैश के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। APB और B डैश P डैश A डैश कहाँ है, देखो APB और B डैश P A डैश, यानी ये एंगल की बात हो रही है। तो वो तो मैंने समझा दिया कि दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ तक सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The image of any point on AB will be on corresponding point of A dash B dash. Hence A dash B dash is the real image of AB formed by the reflection from the concave mirror। ठीक है, इन्होंने समझाया कि जो A dash B dash इमेज बनी है कॉनकेव मिरर के अंदर, डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आएगी, कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम ना लगे। देखो ये कॉनकेव मिरर था, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ पे पॉइंट P माना था,
ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ फोकस एफ माना था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर माना था। इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, इन्होंने कहा हम एक रे ले गए ए एम। क्या रे ले गए, ए एम। जब रे ए एम ले गए, जो अभी तक सारी बात हुई उन्हें बना के दिखा रहा हूँ, जो रे ए एम ले गए वो कहाँ से गई, फोकस से गई। इन्होंने क्या नाम दिया यहाँ पे, अभी नाम दे देंगे, ठीक है। देख के इन्होंने क्या दिया था, दूसरी रे इन्होंने कहाँ गिराई, पोल पे गिराई, और उसको कहाँ गिराया, इधर गिराया। तो यहाँ पे ए डैश की इमेज बनी, ऊपर बी डैश था, तो बी डैश ए बी। अब इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी, जो इमेज ए बी की बनेगी किसी भी पॉइंट की, यानी ए बी को अलग अलग पॉइंट पर तोड़ लो, ये लो ए बी पे जितने भी ये पॉइंट है उन सब की इमेज कहाँ बनती है, इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी विल बी करेस्पॉन्ड पॉइंट ऑफ द ए डैश बी डैश। इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ करेस्पॉन्ड पॉइंट होगा, ए डैश बी डैश पे। इज द रियल इमेज ऑफ ए बी फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। और ये कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। यहाँ तक क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते थे यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से बोलते थे, साइन के साथ लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर किससे डिनोट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, ये रहा ए बी, तो यानी ये मेरा u हो गया, ये मेरा क्या हो गया u, यानी जो मेरा b से लेके p तक का डिस्टेंस है bp, तो क्या मैं बोल सकता हूँ bp इक्वल्स टू u, तो वही लिख दिया bp इक्वल्स टू u। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, याद करो कि हमने क्या बोला था, ये पोल होता है उसे ऐसे समझो कि कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है। तो पोल के लेफ्ट में चीज़ें होती हैं नेगेटिव, अगर पोल के लेफ्ट में मेजर करोगे तो नेगेटिव, पोल के राइट में मेजर करोगे तो पॉजिटिव, पोल के ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, पोल के नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। तो हमारा पोल के लेफ्ट में मेजर होता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसीलिए नेगेटिव बीपी। अब देखो इमेज कहाँ बनी हमारी, ए डैश बी डैश, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वी हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बी डैश पी, बी डैश पी। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया बी डैश पी इक्वल्स टू माइनस का वी। यहाँ पे भी माइनस वी क्यों बोला, क्योंकि पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर हो रहा है, तो जब पोल से लेफ्ट में मेजर हो रहा है तो माइनस वी, ठीक है। नेक्स्ट एफ पी, एफ पी कहाँ है, ये रहा एफ और ये रहा पी। एफ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फोकल लेंथ। तो एफ पी इक्वल टू माइनस है। फिर से वही वाली बात कि डिस्टेंस मेजर किधर कर रहे हो ये मैटर करता है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में होने की वजह से डिस्टेंस भी किधर मेजर होगा, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो हमारी एफ पी इक्वल टू माइनस एफ। आगे सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, सी से लेके पॉइंट पी तक का, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पॉइंट पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सी पी इक्वल टू माइनस आर। चूंकि ये भी इधर ही मेजर हो रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी माइनस का आर। तो याद रखना बी पी इक्वल्स टू यू, बी डैश पी इक्वल्स टू वी, एफ पी इक्वल्स टू एफ, सी पी इक्वल्स टू टू एफ। साइन हमने अकॉर्डिंग टू उसके साइन कन्वेंशन लगा लिए हैं। क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। नोट करना हो नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। नोट कर लोगे तो आपको पता चल गया इंडिकेट करने, क्योंकि भाई बाद में हमें लिखना पड़ेगा ना बी पी क्या है, बी डैश पी डैश क्या है, एफ पी क्या है, तो यहाँ मैंने लिख के सेपरेट रख दिया ताकि आपको डाउट ना हो। अब स्टार्ट करें अपना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी विल बी करेस्पॉन्डेंस, ये तो ठीक है हुई है अपन का। आगे नाउ ए डैश बी डैश एंड ए बी सी। अब देखो यहाँ पे आपको भाई ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, ट्रायंगल। काफ़ी बच्चों को ना भाई बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे। डायग्राम अब मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को अभी तक भी डाउट रह रहा था ना कि भाई डायग्राम कैसे बनना है, फिर से बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है ना ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। अब आपको कन्फ्यूजन हुआ ये सर कौन से डायग्राम में कहाँ पर हैं, कैसा दिख रहा है, तो सारा फ्रेश डायग्राम बना रहा हूँ तो आपके सामने, ठीक है। तो अब देखना, ये कॉनकेव मिरर था, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे पोल था, ये हमारा फोकस था, ये हमारा सी था, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था जिसका नाम था ए बी। हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी थी वो बनी थी यहाँ पे। अब मैं रे नहीं बना रहा हूँ, रे इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रे वाली चीज़ तो पहले समझा चुका, थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए रे नहीं बना रहा हूँ, सीधा डायग्राम बना रहा हूँ इमेज। तो यहाँ मेरा बना था बी डैश, यहाँ बना था ए डैश, ठीक है। कुछ इस तरीके, थोड़ी सी छोटा सा डायग्राम बना लो क्योंकि इमेज छोटी बनती है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ए डैश बी डैश। यहाँ तक की कहानी चली आ रही है कि ए बी ऑब्जेक्ट है, सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड है, इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब देखो ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ मैं,
यहाँ पर हमने ट्रायंगल कौन कौन सा लिया, ए डैश बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश और सी, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे पता चला कौन कौन से ट्रायंगल लेने, ध्यान रखना। जो ऑब्जेक्ट और इमेज, एक डायग्राम लेना है ऑब्जेक्ट और इमेज वाला, और एक डायग्राम लेना है ऑब्जेक्ट और पोल वाला, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो ध्यान से मैंने पहला ये वाला डायग्राम ले लिया। अब यहाँ पे देखना है, एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, चाहो तो अलग बना देता हूँ, ए बी सी एक ट्रायंगल ये हो गया, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया सी बी डैश ए डैश, यानी यहाँ पे आगे दूसरा ट्रायंगल हो गया ये सी बी डैश और ए डैश, क्या यही ट्रायंगल है, कंपेयर कर लो। अब इन ट्रायंगल देखो वही लिखा है, नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो ये रहा ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आपने पढ़ा होगा सिमिलर की प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब आप पूछोगे सिमिलर कैसे होंगे, देखो ध्यान समझना, ये वर्टिकल ये पॉइंट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर दो एंगल इक्वल है तो ये तीसरा तो वैसे भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब दोनों एंगल सेम है तो तीसरा एंगल सेम होगा तभी तो ये 180 बनाएगा, ये भी 180 बनाएगा, तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर हो गया ए बी सी के बाई ए ट्रिपल ए, ठीक है। तो दोनों जब सिमिलर हो गए, अब हमें सिमिलर की कंडीशन क्या होती थी कि जो करेस्पॉन्डिंग रेशियो होता था, जो साइड्स का रेशियो होता था इक्वल होता था, तो क्या मैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, इनका जो रेशियो है वो दूसरी वाली साइड यानी बी डैश सी और बी सी इसके इक्वल होगा, बी डैश सी और बी सी के इसके इक्वल होगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई? क्यों? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं मेरे तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी तो इक्वल होगा, यानी ये वाली साइड ए बी इसका रेशियो ए डैश बी डैश के साथ इक्वल होगा बी सी टू द बी डैश सी, तो वही लिखा है। कोई समस्या? अब देखो ध्यान समझना, बी डैश सी कितना डिस्टेंस है, बी डैश सी डिस्टेंस हमारा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये तो बीच में डिस्टेंस फंस गया, बी डैश सी जो हमारा बी डैश सी तक का डिस्टेंस बीच में फंस गया, क्योंकि हमारा तो सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है, पोल से मेजर होता है। तो अब इस वाले डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो पोल से, तो कैसे लिख सकते हैं ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर दूँ यहाँ तक के डिस्टेंस को, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सी तक का, इसको माइनस कर दूँ यहाँ तक के डिस्टेंस से, तो मेरा काम हो जाएगा, इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। कॉमन सेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस हो गया तो बचा ये वाला डिस्टेंस, और वही मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं बी डैश सी को क्या लिख सकता हूँ, बी डैश सी को लिख सकता हूँ सी पी, यानी सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस बी डैश पी, यानी बी डैश पी तक का डिस्टेंस। तो देखो P से लेके पॉइंट C तक का डिस्टेंस माइनस P से लेके B डैश तक का डिस्टेंस माइनस करोगे तो निकल आएगा बीच का B डैश C का डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है? वही लिख दिया है कि भैया B डैश C को क्या लिख सकता हूँ CP, यानी यहाँ से यहाँ तक माइनस B डैश P। सेम BC निकालते हैं, BC कहाँ है, देखो BC ये रहा, ये B डैश C है, BC हमारा ये है, ये वाला B डैश C ये डिस्टेंस। अब BC ये कैसे निकले, अब इस वाले डिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस यानी C से लेके P तक का डिस्टेंस अगर इसमें ऐड कर दो इतना और, तो P से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, तो वही लिख दिया BP माइनस CP। अच्छा माइनस करके लिखा है, प्लस करके भी लिख सकते थे लेकिन उन्होंने माइनस करके लिखा है, कोई बात नहीं, यानी BP माइनस CP, समझ लो ना, BP यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस CP यानी ये डिस्टेंस, तो आपका बचेगा ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि सारा का सारा जो मेजरमेंट होता है ना पोल से होता है, तो ये डिस्टेंस बीच में फंस रहा है, इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, पोल से कितने हैं। तो हमने बी डैश सी को क्या लिखा, CP माइनस बी डैश पी, और BC को क्या लिखा, BP माइनस CP, BP माइनस CP। क्लियर है? अब जो भी हमने इंडिकेट किया था इनको कि BP क्या है CP क्या है, उनके फॉर्म में लिख दो। हमने CP, देखो ध्यान से CP कहाँ है, C से लेके पॉइंट P तक का, C से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट P तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या मैं CP को R लिख सकता हूँ, तो CP को लिख दिया मैंने R। अब R की जगह क्या लगाया, माइनस का R, क्योंकि इधर डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव मेजर होगा। भाई ये मैंने पहले भी लिख के दिखा दिया, देखो CP इक्वल्स टू माइनस का R, तो CP की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का R, चाहे यहाँ से समझ लो वरना वहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो। तो CP इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई, माइनस का R। ओके, तो देखो
सी पी इक्वल टू हो गया माइनस का आर, ठीक है। बी डैश पी यहाँ तक का डिस्टेंस। अब बी डैश पी को क्या ले सकता हूँ मैं, अब आप एक बात बताओ, बी डैश क्या है, इमेज है, बी डैश ए डैश क्या है, इमेज है, और पॉइंट पी इमेज का पोल से ले तक का डिस्टेंस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो क्या मैं बी डैश पी तक के डिस्टेंस को वी बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वी नेगेटिव होगा तो पुट कर दिया माइनस, अब देखो एक माइनस फॉर्मूले का, तो ये कैसे बनेगा, माइनस का आर माइनस माइनस का वी, ये कुछ ऐसे बनता। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए आ गया माइनस का आर प्लस का वी। क्लियर है। सेम नीचे आ जाओ बी पी, बी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। अब बी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है, और पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पोल तक का मेजरमेंट ले रहा है। तो बी पी हो गया आपका माइनस का यू, फिर सी पी माइनस किया, सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर कर्वेचर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर। तो यहाँ से आ गया माइनस का आर प्लस वी अपॉन माइनस का यू प्लस आर, इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान समझना, एज ए डैश पी बी डैश इक्वल टू ए पी बी। देखते हैं कौन कौन सी बात हो रही है, ए पी बी डैश, ए डैश पी। अब अच्छा दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, ए डैश पी बी डैश और ए पी बी। अब आ जाओ, अब ये ट्रायंगल हो गया खत्म। इक्वेशन 1 में हमने इस ट्रायंगल को यूज किया, अब जो यूज करने वाला हूँ उसे फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एक एक स्टेप को, एक एक डायग्राम को 3-3 बार बना के दिखा रहा हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं, समझ रहे हो ना। अभी इस ट्राइंगल के अंदर जो जो हमने किया वो आपको समझ आ गया। इक्वेशन 1 तक की जो कहानी थी, इक्वेशन 1 तक की जो कहानी थी आपकी, वो थी इस ट्राइंगल में ए डैश बी डैश सी और ए बी सी। अब आगे की जो कहानी है वो दूसरा ट्राइंगल है। कौन कौन सा देखते हैं, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये आपकी इमेज, क्या नाम है इसका, ए डैश बी डैश। अब देखो, अब क्या लिया था हमने, ट्रायंगल लिया था ये वाला। अब ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, इसको छोड़ दो। अब लेंगे ट्रायंगल दूसरा वाला, ये पॉइंट पी है। अब लेंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पे आई थी रे और ये निकली थी इस जगह से। तो यानी ए पी ए डैश, और आगे दूसरा ट्रायंगल जो हम लेंगे वो लेंगे हम ए बी पी, यानी ए बी पी, और एक ट्रायंगल लेंगे हम ए डैश बी डैश पी, यानी ए डैश बी डैश पी। अब कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है ध्यान से समझो। एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला अब, और एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला। कोई समस्या तो नहीं है, रेड से दिखा देता हूँ, रेड होना है। एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला और एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला। किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब इससे इक्वेशन 2 बना हुआ, ठीक है, तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। वो ट्रायंगल दोनों अलग थे जिससे इक्वेशन 1 बनाई मैंने, इक्वेशन 2 दूसरे ट्रायंगल से बन रही है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कौन कौन, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप पूछो कैसे सिमिलर होंगे, ध्यान से समझना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आई इक्वल टू आर हो गया बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो वैसे इक्वल होगा, अभी भी समझाया था। तो यानी ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई ट्रिपल ए। तो वही लिख दिया है कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, यानी ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा किसके, ए बी पी के, यानी ए बी पी के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो ले लेते हैं कि ए डैश बी डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इन वाली साइड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी पी अपॉन बी डैश पी, यानी बी डैश पी अपॉन बी पी। ये बात समझ आ गई। हम चाहें तो तीसरी साइड का भी रेशियो इक्वल ले सकते हैं, ए डैश पी और ए पी, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों लें। समझ लो ना। हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा किसके, बी पी अपॉन बी डैश पी इक्वल होगा किसके, हमारा ए पी अपॉन ए डैश पी। लेकिन चूंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है तीसरे वाले की, तो हम क्यों मेंशन करें, क्योंकि ये डिस्टेंस तो वैसे ही पता ही नहीं होता। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है तो हमें ये पता होगा ऑब्जेक्ट कितना लंबा है और ये पता होगा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। ये तो हमारे हाथ में है ना कि भाई मिरर से मैं कितनी दूर खड़ा हूँ और मेरी हाइट कितनी है, ठीक है। लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। क्लियर है। तो दोनों का रेशियो इक्वल लिख दिया,
कि ए डैश बी डैश यानी ए डैश बी डैश ये वाला ट्राइंगल की साइड का रेशियो इससे ए बी इक्वल हुआ किसके, बी डैश पी यानी इस वाली साइड का टू द बी पी। अब इनको भी मेंशन कर दो। अब देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये क्या है, इसको एडजेक्टिव लिखा रहने दो, और ए बी इसको भी एडजेक्टिव लिखा रहने दो, ए बी ए डैश बी डैश को एडजेक्टिव लिखा रहने दो। अब जो ध्यान समझना, बी डैश पी को क्या लिख सकते हो, बी डैश पी ये आपकी इमेज है और ये आपका पोल है। इमेज का पोल तक के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, इमेज डिस्टेंस, यानी कि माइनस का वी लिख सकते हो, तो लिख दिया माइनस का वी। बी डैश पी को क्या लिख दिया, माइनस का वी। और बी पी को क्या लिख सकते हो, बी पी। बी पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी माइनस का यू, तो आपने माइनस का यू रख दिया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू आ गया वी अपॉन यू। अब ध्यान से समझना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी यहाँ भी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी यहाँ भी है। अगर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल है माइनस का आर प्लस वी अपॉन माइनस का यू प्लस आर के, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल है वी अपॉन यू के, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2? आप खुद सोचो ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके इक्वल है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 याद दे रखना कि ये इक्वेशन 1 मैंने दूसरे ट्रायंगल से ली थी, इक्वेशन 2 मैंने इस वाले ट्रायंगल से ली है। क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से कि वी अपॉन यू इक्वल होगा इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने वही किया, हमने वी अपॉन यू इक्वल टू लिख दिया माइनस का आर प्लस वी अपॉन माइनस का यू प्लस आर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आगे की मेहनत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर माइनस का प्लस यू वी, यू आर माइनस का प्लस यू वी मल्टीप्लाई कर दिया यू से, फिर वी का मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू आपका वी यू माइनस का प्लस वी आर। अब क्या करो, आप इधर ले लो वी यू वी को इधर एक साथ ले लो और यू आर को उधर पहुंचा दो, तो यू वी प्लस यू वी क्या हो जाएगा, टू यू वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी आर पहले से लिखा हुआ है प्लस यू आर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वी आर प्लस यू आर। क्लियर है? तो टू यू वी, तो भाई आ गया देखो यू वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू टू यू वी इक्वल्स टू वी आर प्लस यू आर। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, साथ के साथ समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, वैसे तो मेरा ये लिखा हुआ है। ओके, अब एक काम करो, बस टू वी यू वी आर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ये तो कर सकते हो ना, अगर दो चीज इक्वल है तो मैं समय अलाउ करता है कि आप सेम चीज का डिवाइड पूरी की पूरी इक्वेशन में कर सकते हो। तो यू वी आर का आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो देखो क्या होगा आपका, क्या है यू वी आर का डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी मैंने लिखा यू वी आर, यहाँ भी लिखा मैंने यू वी आर, यहाँ भी लिखा मैंने यू वी आर। अब देखो यू वी से यू वी कैंसिल, वी आर से वी आर कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल। क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 अपॉन आर, यहाँ बचा आपका 1 अपॉन यू, यहाँ बचा आपका 1 अपॉन वी। क्लियर है? कुछ हम नज़दीक पहुँच गए हैं डेरिवेशन के। क्लियर है? अब देखो याद करो, हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि भाई फोकल लेंथ और जो रेडियो कर्वेचर है इसके बीच में डेरिवेशन भी कराया था कि क्या रिलेशन होता है। तो आर इक्वल टू होता है 2f, तो क्या मैं आर की जगह 2f रख दूँ, आर इक्वल टू 2f होता है। इस बात का डेरिवेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को कराया था। तो आर इक्वल टू मैं 2f लिख सकता हूँ, तो 2 अपॉन आर इक्वल टू लिख देता हूँ 2f 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो भाई 2 से 2 कट गया, 1 बचा, तो प्रूफ हो गया 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। और यही मैं प्रूफ करना था कि 1 अपॉन व्यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए। या हमने प्रूफ किया फॉर रियल इमेज, हालांकि हमारा वर्चुअल इमेज के लिए यही होता है, उसका डेरिवेशन हम अलग से कर देंगे। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ ये हो गया कि किसी भी कॉनकेव मिरर के अंदर अगर रियल इमेज बन रही है तो उसका जो मिरर फॉर्मूला होगा, उसका जो मिरर फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू टू 1 अपॉन एफ होगा, उसका डेरिवेशन। क्योंकि ये वाली बात तो क्लास 10th में भी पता थी कि एनी कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला क्या होता है, पर उसका डेरिवेशन नहीं पता कैसे होता है ड्राइव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, या कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, जो भी हो, लेकिन बस एक कोशिश रहती है कि यार कमेंट जरूर कर दो बस। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।